नमस्कार, टीवी 9 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार। जी हां, ये यूरोलॉजिस्ट भी हैं, देश में इनकी एक अलग पहचान भी है। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और साथ ही साथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी इन्होंने सेवाएं दी हैं। इनके कई पहचान हैं, इनका राजनीतिक इंटरेस्ट भी एक अलग किस्म का होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर हम बिहार की राजनीतिक सर्किल की बात करें तो उनमें भी ये खासा चर्चित नाम है, क्योंकि कहा जाता है कि लालू प्रसाद के साथ इन्होंने पढ़ाई भी की है और नीतीश कुमार के साथ भी इनका पुराना रिश्ता रहा है। इसलिए बिहार की राजनीति पर इनकी पैनी नजर लगातार बनी रही है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से बिहार के सियासी गलियारों से नीतीश कुमार को लेकर के जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ और वो पूरे देश की सड़कों पर दिखाई दिया, ये ऐसा क्यों हुआ। खास तौर पर डॉक्टर अजय कुमार, नीतीश कुमार तो बेहद गंभीर पॉलिटिशियन के तौर पर जाने जाते थे। अगर नीतीश और लालू की तुलना करें तो नीतीश को पीएम मटेरियल ही इसीलिए बताया जाता था क्योंकि उनकी गंभीरता एक बड़ी वजह थी। नपे तुले शब्दों में बात करना, हर चीज को गंभीरता से लेना, पब्लिक कंडक्ट में काफी सीरियस रहना। वैसे व्यक्ति के द्वारा विधानसभा के पटल पर सिर्फ एक बार ही नहीं, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी इस तरह की बात महिलाओं को लेकर के करना क्या दर्शाता है? क्या यह बताता है कि उम्र का असर हो गया है, या क्या यह बताता है कि उनके विरोधी कहने लगे हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, उनको इलाज की जरूरत है? क्योंकि मैं दो नाम भी कोट करना चाहूंगा। प्रशांत किशोर ने इस तरह की बात कही है और कुछ दिन पहले उनके पुराने सहयोगी रहे डॉक्टर अरुण कुमार ने भी इस तरह की बात कही है। थैंक यू पंकज। असल में मैं इसको ज्यादातर चिकित्सक के रूप में मैं बात करूंगा, लेकिन चूंकि राजनीतिज्ञ के बारे में बात करनी है और उसके मानसिक बीमारी के बारे में बात करनी है तो बीच बीच में थोड़ी राजनीति आनी ही पड़ेगी, क्योंकि राजनीति ही ने उनको मानसिक रूप से इस उम्र में बीमार किया है। इसलिए इसको समझने की जरूरत है। उन्होंने विधानसभा और फिर विधान परिषद में जो अपने वक्तव्य दिए उससे घिनौना और उससे गंदा वक्तव्य हो ही नहीं सकता। जिस तरह से उन्होंने आंख से इशारा करके और उस तरह की बात की कि नीतीश कुमार से या किसी भी व्यक्ति से ये हम उम्मीद ही नहीं कर सकते थे। अभी तक तो बच्चों को पढ़ाते थे कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन उनके पार्लियामेंट्री लैंग्वेज और उनके हाव भाव के बाद तो हम सब शर्मसार हुए। अब जरा बैकग्राउंड में जाइए, आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा किया क्यों? अब आजकल जोर जोर से बोलते हैं माइक, अरे उनका तो ऐसे ही सुन लेगा जितना जोर से बोलते हैं, माइक के साथ जोर से बोलते हैं। और ये आज से नहीं बोल रहे हैं, इनका चला रहा था कुछ दिनों से। लेकिन यदि आप लोग ठीक से पत्रकार लोग हैं, इनके पूरे रिकॉर्डिंग्स को देखिए तो जब से ये पलटी मार करके बीजेपी से आए थे राजद में और ये विजय सिन्हा के साथ इनका जो विजय सिन्हा जब थे स्पीकर और बाकी चीज जो झंझट हुआ, तो देखिए किस तरह से चिल्लाते थे, कैसे बोलते थे। ये नीतीश कुमार नहीं थे। अब है कि कोई भी काम आप करते हैं, आपके मन में और आपके स्वभाव के साथ यदि वो काम है तो उनको आप सही ढंग से काम करते हैं। इनके स्वभाव के विपरीत अब किन परिस्थितियों में वो राजनीति के लोग बता रहे हैं, इनको ऐसे मकड़जाला में फंसाया गया, उस मकड़जाला में रोज ही फंसते जा रहे हैं और मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। एक तो उम्र उनकी, वैसे उनसे मैं उम्र में ज्यादा हूँ, 2 या 3 साल बड़ा हूँ। मेरी उम्र के, हम और लालू जी एक ही उम्र के हैं, 75 साल के, वो करीब
72 प्लस है। तो लेकिन उम्र का उन पर प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते वो थोड़ा सा भूलने उलने लगे हैं और ऊपर से बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं। मतलब मानसिक तनाव की स्थिति ये है उनकी कि जो वो सोचते हैं वो कर नहीं पा रहे, और उसका बहुत खास कारण है, हम ज्यादा राजनीतिक इसमें जाएंगे नहीं, और वो बहुत ज्यादा दबाव में है। हमको लगता है कि उनको अब लग रहा है कि कहाँ आके फंस गए ऐसा, और बहुत ही अकेला व्यक्ति है वो। इतना अकेलापन उनमें है, आप जरा हाँ जी पंकज सोचिए, घर में कोई बात करने के लिए नहीं। पत्नी का देहांत हुआ, ऐसे भी पत्नी थी तो कभी बात नहीं होती थी, वो एक अलग कहानी है। घर में पत्नी नहीं, घर में और कोई नहीं जिससे बात कर सके, और ये चारों ओर से चमचों से घिरे हुए, जी हाँ हुजूर, जी हाँ हुजूर करने वाला। किसी से अपने मन की बात नहीं कर सकते, किसी पर कुछ उजागर अपना नहीं कर सकते, और घिरे हुए हैं कुछ ऐसे पॉलिटिशियन से, जैसे ये अध्यक्ष है अभी इनके पार्टी का, वो तो सबसे खतरनाक आदमी है, और वैसे लोग घिरे हुए हैं। कुछ और हैं जो बड़े सीधे लोग हैं, ये कहेंगे दिन को दिन रात को रात, वो दिन को दिन कहेंगे रात को रात कहेंगे, और ऐसी स्थिति में फंसे हुए। लेकिन अध्यक्ष तो उनके सबसे भरोसेमंद कहे जाते हैं, आरसीपी चले अरे गए कहा अध्यक्ष। अरे भाई कौन भरोसेमंद जी, भाग गया था ना कांग्रेस में, इनका बोरिया बस्ता लेके भाग गया था ना कांग्रेस में, कौन भरोसेमंद? नहीं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बयान दिया कि विजेंद्र यादव और ललन सिंह के कहने पर ही वो आरजेडी के साथ आए हैं। तो इससे तो यही साफ नजर आता है कि इनका भरोसा अध्यक्ष में है, और तभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं और उनके कहने पर आरजेडी के साथ आए हैं। पंकज ऐसा है कि विजेंद्र यादव की बात छोड़िए, वो बेचारे जानते हैं कि बहुत ऊपर हम जा नहीं सकते हैं, जहाँ हैं वहीं ठीक है, यादव के उससे बड़े नेता हो नहीं सकते। ये तो फेरा में दूसरा इसका है भाई, ये तो फेरा में है कि ऐसे ही पगला उगला जाए, और उसके बाद जो है तो नीति तेजस्वी बन जाए चीफ मिनिस्टर, हम बन जाए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आई इनको जो है तो साइड ट्रैक किया जाए। अरे आई नो ललन सिंह सो वेल, एंड आई नो कि वो आदमी किसी का नहीं है, लंबी कहानी है, अब उसमें मैं पढ़ना न चाहता हूं। मैं एक इनके मानसिक इसकी बात बता रहा हूं। तो है क्या, इनको अकेलापन बहुत है, ये बहुत पावरफुल रहे हैं ये। अब इसकी आज इनकी स्थिति स्टालिन वाली है। स्टालिन से जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन मिलने गए थे राजदूत के रूप में अपना क्रेडेंशियल देने, तो निकले तो वो स्टालिन की आंखों में आंसू था। तो उनकी बेटी स्वेतलाना ने अपनी डायरी में लिखा है कि उसने पूछा कि भाई आज तक आपके आंख में आंसू नहीं देखा, ही कैसा? बोला कि इस व्यक्ति ने, ये पहला व्यक्ति है जिसने मुझे आदमी समझा और आदमी समझकर हमसे बात किया, तो मुझे बहुत ही दया हो गया। तो आज नीतीश जी से 1 to 1 खुल के बात करने वाला मैं नहीं समझता कोई है, और मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। चमचों से घिरे हुए हैं, रात में सोते हम क्या होता होगा? मैंने भाई ऐसा अकेला आदमी रात में नींद कैसे आवेगी? जब जॉर्ज फर्नांडिस का भूत निकल आता होगा, सपना देखते हो ना भाई, शरद यादव का भूत निकल आता होगा। अब कितना लोग को भूत बना दिए राजनीति में, तो सबका भूत वो आता ना होगा जी। तो ऐसे ही रात भर छटपटाना, करवटे बदलना। तो ये साइंस के टर्मिनोलॉजी में इस भूत को कहते क्या है? क्या यही असर है जो उनके व्यवहार में दिन में भी दिखाई पड़ने लगा है? भाई इनको हेलुसिनेशन तो हो ही रहा है, इल्यूजन होता ही या हेलुसिनेशन हो रहा है तरह तरह का। ये अचानक असेंबली इनको लगता है कि दोस्त लोग के बीच में बैठे हैं और कोक शास्त्र का वर्णन करने लगते हैं। अरे भैया वो कोक शास्त्र आउटडेटेड हो गया। जिस चीज को वो हाथ दिखा के वर्णन कर रहे थे उसको हम लोग साइंस में क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं। जब क्वाइटस को बीच में इंटरप्ट कर दिया जाए, दिस कैन नॉट बी प्रैक्टिस बाय एनी पढ़ी लिखी औरत और मर्द। सेक्स is a pleasure
विच हैज टू बी एंजॉयड टिल द एंड। और आप क्वार्टर्स इंटरप्टर, सर क्वार्टर्स इंटरप्टर तो तब होता है जब आप वुमन इज अनप्रोटेक्टेड, मीन्स वो पिल्स पर नहीं है या रबर का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है और डरी हुई है कि कहीं बच्चा ना हो जाए, तब क्वार्टर्स इंटरप्टर्स कभी कभी हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल चीज नहीं है। और उन्होंने एकदम गलत कहा, लगता इसी से लगता है ना कि कभी कोई बैठ के समझाया होगा। आजकल बोलते रहते हैं ना कि रेल मंत्री था तो ऐसा हुआ। विधान परिषद में उन्होंने क्या कहा, जब मैं रेल मंत्री था तो एक आदमी ने वो जानवर से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा था, छी 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 छी। तो इनको सब रेल मंत्री वाला याद रहता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में दोस्तों के साथ बैठते होंगे तो यही सब किस्सा चलता होगा, तो वो किस्सा इनको याद पड़ा। लेकिन आज क्या हो रहा है ये इनको याद नहीं रहता है। एक बैग लगता है अशोक चौधरी के बाबूजी के अथी में गए, मैं यही सवाल पूछने जा रहा था। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा हूं कि डॉक्टर जगदीश प्रसाद कहीं पर इंटरव्यू दे रहे थे और वो कह रहे थे कि इनको या तो डिमेंशिया हो गया है या स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, इनको अपने काम से छुट्टी लेनी चाहिए, और इसकी वजह बता रहे थे कि हाल। जी हाँ, तुमको पंकज तो अशोक चौधरी के यहाँ गए तो बाबूजी के अथी पर क्या कहते हैं फोटो पर पुष्पांजलि देना, वो अशोक चौधरी पर छिड़कने लगे, मार गुलाब का पंखुड़ी। मतलब इट इज सो एम्बैरेसिंग, लगता है कि अशोक चौधरी के ही श्रद्धांजलि सभा में हो गए हैं। उसके बाद कई बार उन्होंने कहा, चंद्रायन जब उतरा तो पत्रकार ने पूछा कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं चंद्रायन के उतरने के बाद। चंद्रायन क्या, चंद्रायन? तब उनको बताया, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से ये डिमेंशिया का साइन क्या होता है, सेनिलिटी का साइन क्या है, कि किसी भी व्यक्ति को जो बचपन की चीजें हैं, कॉलेज के जवानी के टाइम की और पहले पुरानी चीजें हैं, वो बड़ी स्पष्ट याद रहती है। लेकिन अभी तुरंत कुछ हुआ है वो भूलने लगता है। दवा खाए कि नहीं, ला पता यादें नहीं कि दवाइयां खाए अभी कि नहीं, यादें नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले खाना खाए थे कि नहीं। तो ये साइन ऑफ डिमेंशिया है, उनको सेनाइल डिमेंशिया, और ये बहुत बुरी तरह उनको घर कर गया है। और सेनाइल डिमेंशिया अर्ली एज में आने का कारण दो बीमारियां होती हैं, एक एल्जाइमर, एक डिमेंशिया, दोनों दो चीजें हैं। एल्जाइमर्स उन लोगों को जल्दी आता है जिनको कोई काम, ये मैंने एक बैग बिना काम के हो जाते हैं, और ये तो काफी काम, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और इसके चलते ये इनको डिमेंशिया हो गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी तुम्हारे प्रोग्राम में मैं इतना नहीं बता सकूंगा कि कई उदाहरण हैं, उनसे लगता हर कोई कहता है नीतीश जी आजकल पगला गए का हो। अरे नीतीश जी को तो हम लोग वो जानते हैं जब पार्लियामेंट में बोलते थे, वो जानते हैं जब रेलवे मंत्री थे, वो जानते हैं जो शुरू में आके मुख्यमंत्री थे, क्या शालीनता, कोई बोले भी तो बड़ा चुटकी से बोल के निकल जाते थे, लोग आके उनको कुछ कहता भी था, कभी एक्साइटेड नहीं होते थे। और ये जो एक्साइटमेंट है, चिल्ला चिल्ला के बोलना है माइक पर, ये दिखाता है कि ही इज अंडर फुल स्ट्रेस कॉजिंग डिप्रेशन, ही इज वेरी डिप्रेस्ड। उनको रास्ता नहीं मालूम हो रहा है। आपको पंकज जी मैं बता दूं, उनके लिए अब एक ही रास्ता है, या तो रिजाइन, या तो लोगों से कॉम्प्रोमाइज करके राज्यपाल बन जाए कहीं जाके और सुख शांति से रहे, राजभवन में थोड़ा सा आनंद रहेगा, रिकवर करेंगे, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे तो राज्यपाल से आ सकते हैं, और नहीं तो इनका रास्ता एकदम बंद है, ये रिजाइन करें और इलेक्शन करवावें। दिक्कत है ना कि लालू जी का समूचा गेम सॉलिड हो गया है। लालू जी जो बैठ करके, कोई मानसिक रूप से लालू जी कभी भी कमजोर नहीं हुए, आज भी इतने शार्प है उनका ब्रेन कि उनका रचा हुआ ये समूचा वेब जो है उसमें फंस गए। अब इनको यदि जाना चाहें छुट्टी भी, मैंने एक चैनल में कहा, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि छुट्टी जाने लगेंगे तो उप मुख्यमंत्री को मिल जाएगा चार्ज,
उसके बाद नहीं तो यदि किसी को सौंप के जाएंगे ललन सिंह टाइप के आदमी को, तो वो अपने कहेगा कि अच्छा तेजस्वी जी आप बन जाइए मुख्यमंत्री, हम उप मुख्यमंत्री। हालांकि वो सरकार चलेगी नहीं, इनकी पार्टी बिखर जाएगी, खत्म होगा। तो सबसे शालीनता से दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो ये गवर्नरशिप के लिए अपनी इच्छा बना लें, तुरंत मोदी जी इनको गवर्नर बना देंगे, इसमें कोई शक नहीं, आखिर पुराने दोस्त है और नेचुरल फ्रेंडशिप इनको उम्मीद है। मैंने उस समय देखा था जब एनआरए मीट हैदराबाद में हुआ था, पहली बार चीफ मिनिस्टर होके गए थे, मैं भी बिहार के डेलीगेशन में था, और उस समय मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और दोनों में जो जिस तरह की मैंने एक समीकरण था वो देखने केमिस्ट्री थी, आज भी नहीं, उन्हीं के साथ केमिस्ट्री है। पर डॉक्टर अजय कुमार जी, एक बड़ा सवाल ये नहीं उठता है कि बिहार की 13 करोड़ जनता का भविष्य जिनके हाथों में है, आप डॉक्टर भी हैं और आपकी नज़र पॉलिटिक्स पर भी रहती है, इसलिए मुझे लगा कि आपसे बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत सारा ऐसा इंसाइट दे सकते हैं जो दोनों स्वरूप में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, एक चिकित्सक के तौर पर भी और एक बिहार के पॉलिटिक्स को बेहतर समझने वाले के रूप में भी। और तीसरी बात मैं करूं तो चूंकि आप नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को बहुत करीब से जानते भी रहे हैं, इस रूप में भी मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि एक चीफ मिनिस्टर को बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैसले लेने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं। क्या अगर वो व्यक्ति डिमेंशिया का शिकार है या सेनिलिटी का शिकार है, जिस बीमारी का नाम आप ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो 13 करोड़ लोगों के भविष्य के बारे में सही रूप से चिंतन कर सकेगा, वो कई सारे पॉलिसी मेकिंग में सही रूप से सोच सकेगा, या कुछ राजनीतिज्ञों ने जो आरोप लगाए हैं कि वो इन दिनों कैप्टिव हैं, क्या ये सही आपको प्रतीत होता है? क्योंकि अगर किसी की मानसिक स्थिति इस तरह की होगी तब तो कोई राजनीतिक कैप्टिव आरोप लगा रहा है तो हम तो उसको पहले समझते थे कि ये सिर्फ एक राजनीतिक बतौलेबाजी है जो एक राजनीतिज्ञ दूसरे राजनीतिज्ञ के लिए करता है। आप साइंस के हिसाब से बताएं कि क्या ये मुमकिन है कि वो अपने विवेक से काम नहीं कर पा रहे हैं और अपने आसपास के घिरे हुए लोगों के द्वारा कही हुई बातों के हिसाब से काम कर रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि इस मौके का पूरा फायदा लालू प्रसाद उठा रहे हैं और वो अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं? ऐसा है पंकज, तुम्हारा पहला प्रश्न जो है, क्या ये अपने विवेक से काम ले रहे हैं, मैं कहूंगा नहीं, कंफ्यूज्ड है कंप्लीटली। और हमेशा देखते हो टीवी में कि अच्छा ये हम बोले थे, अच्छा अच्छा ठीक है ये हुआ। तो ये चीजें जो हो रही हैं वो बड़ी खतरनाक है। लेकिन दूसरी बात आपने कही कि जिन लोगों से घिरे हुए हैं उनके सलाह पर, इनका कोई सलाहकार नहीं है, आप लिख लीजिए, इनको सलाह देने की किसी को हिम्मत नहीं है। इनके साथ जो दिन रात खाली सोने अपने घर में जाते हैं और साथ में रहते हैं। एक बार बहुत पहले की बात है, जब बीजेपी के साथ थे तो एक बहुत सीनियर स्वास्थ्य मंत्री ने मुझसे कहा कि हमने उनको कहा कि भाई हमसे तो बात नहीं करते हैं वो, आप 5 दिन आप फलना बात उनको कन्वे करिए। 5 दिन के बाद उनसे मैंने पूछा तो बोले अभी तक मौके नहीं मिला है। तो साथ हेलीकॉप्टर गाड़ी सब जगह घूमना, लेकिन मौका नहीं मिला। इसका मतलब है, आप समझ सकते हैं कि इनको कुछ, ये एकदम स्टालिन है, कोई चारों ओर से, हिटलर का भी सलाहकार था लेकिन इनका कोई सलाहकार नहीं है, ये अपने मन से सोचते हैं, उसी में कंफ्यूजन होता है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स इनको जरूर समझाते रहते हैं और डिसीजंस तो देख ही रहे हैं किस तरह के हो रहे हैं। इसलिए मेरा विचार ये है, चूंकि मैं आई एम बिहारी फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स। 40 साल पहले 10 वर्ष विदेश में रहने के बाद बिहार इसलिए नहीं आया था कि यहाँ पर और कुछ करूं, मैं बिहार के प्रति मेरा प्रेम है, माता के प्रति प्रेम है। तो बिहार के भविष्य को देखते हुए हमारा यही कहना है कि ये हट जाए और पुनः इलेक्शन करवाएं। यदि जनता चाहेगी, जो भी आएगा वो राज करेगा, लेकिन अभी किसी को सौंप सूप करने वाला काम करेंगे तो बिहार का भविष्य
एकदम अंधकार में रहेगा। लेट द इलेक्शन टेक प्लेस विद द लोकसभा इलेक्शन, वेयर इज द प्रॉब्लम? इस 3 महीना में चलेगा क्या कहते हैं प्रेसिडेंट को, और उसके बाद ये यदि कर देंगे ही तो कम से कम अंत में अच्छा काम करेंगे। जो इनके पुराने अच्छे काम है उसको भी लोग सराहेंगे और इसको भी सराहेंगे। लेकिन जहां सत्ता किसी को सौंप करके निकल गए और ये सब भुचुड़ पुचुड़ किया तो इनका पूरा किया दिया सब नाश हो जाएगा, ये पक्की बात नहीं, पर है। जाके इलाज करावे। इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में व्यक्ति, क्या इसका इलाज संभव है या इसको यहीं पर रोका जा सकता है, इसको कम नहीं किया जा सकता? एकदम इलाज संभव है। देखो सेंसिटिविटी जो आ गई है वो उसमें एक कहते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, दूसरा कहते हैं एक्साइटिंग फैक्टर। जो प्रीडिस्पोजिंग है एज, उसको तो नहीं कर सकते हैं चेंज, लेकिन एक्साइटिंग फैक्टर जो बहुत सा इनके सामने है, अगर बढ़िया से अपने मन का काम करने लगेंगे, अपने हवा पानी इनका बदलेगा, कुछ दवाइयों से मदद की जाएगी और एनवायरनमेंट इनका चेंज होगा, तो आई एम फुल्ली कन्विंस कि अभी देर नहीं हुई है। एग्जॉस्टेड हो गए हैं मेंटली। इनको जहां 1-2 महीना आराम किए, फिर वाइटलिटी कुछ योगा हुआ करें, योगा सेंटर में चले जाएं। मुंगेर में तो जा नहीं सकते, हालांकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन कहीं जा करके चुपचाप देखते हैं। राहुल गांधी कितने चल जाता है पता नहीं, लेकिन वो महीना उन्हें 15 दिन के लिए गायब रहता है, तो थोड़ा उसके जैसा पप्पू भी रिवाइटलाइज होके आता है। ये तो जाएंगे तो एकदम रिवाइटलाइज हो जाएंगे, लेकिन इनके बाद कौन? इसीलिए कहते हैं राष्ट्रपति शासन और उसके बाद नया इलेक्शन। यहाँ की जनता को चूज करने दीजिए हु इज नेक्स्ट लीडर। नहीं तो आप राष्ट्रपति शासन के लिए वो क्यों तैयार होंगे? अब अभी तो वो एक के बाद दूसरा दांव खेल रहे हैं। कल उन्होंने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी, आज सदन ने उसको पास कर दिया। इस तरह का मैं ये डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप जैसे लोग, चूंकि आप चिकित्सक हैं, अपने फील्ड के महारथी हैं, पहले कोई राजनीतिज्ञ ने कहा तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं ये सोच नहीं पाता हूं कि जो व्यक्ति अगर मानसिक रूप से बीमार होगा वो इस तरह के राजनीतिक फैसले कैसे ले सकता है? वो अपने फैसले से विरोधियों को चारों खाने चित्त कैसे गिरा सकता है? जबकि ठीक है, जबकि मैं उनकी हरकतों को भी देखता हूं, जैसे अचानक सुबह निकल जाना, 10 बजे पहले से ही जेडीयू अब दफ्तर पहुंच जाना, किसी मंत्री के घर जाना, वहां भी 10 मिनट रुकना। एक उन्होंने जनता दरबार में पूछ दिया कि गृह मंत्री कौन है जी, फोन लगाइए। कुछ देर के बाद ऑफिसर ने डर से कहा कि सर आप ही गृह मंत्री हैं। इस तरह की बातें भी चर्चा में है, मीडिया के जरिए हम अपने संवाददाताओं के जरिए जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक कलाबाजियां जो वो दिखा रहे हैं, तब ऐसा देख करके लगता है कि कोई बीमार व्यक्ति इतना बोल्ड, इतना सधा हुआ फैसला कैसे ले सकता है? पंकज, आप क्या समझते हैं ये सारे फैसले वो ले रहे हैं? वो जादू चल रहा है पीछे से। लालू को आप लोग पता नहीं, उतना नहीं जानते, मैं जानता हूं। जो आदमी एनसीसी का जूता से जो मिला था वो लेके भाग गए थे, एनसीसी का जूता, खाकी पैंट और उजला कमीज पहन के 1966 में यूनिवर्सिटी में आया, और आगे की कहानी तो मैं एक जगह बोल चुका हूं। वो व्यक्ति आज जिस जेल में जाने के बावजूद, जिसको इन्होंने जेल भिजवाया, जेल में जाने के बावजूद भी, और इतनी बीमारियां, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, किडनी की बीमारी, सबको रहते हुए मानसिक रूप से इतना स्वस्थ रहना, और उतना बड़ा खिलाड़ी लालू। मजाक में पहले मीटिंग न हुआ जी अथी का, इंडिया का, आई बगल में बैठल थे, ये एकदम गाछे कटहर उठे तेल बने हुए थे कि भाई हमको संयोजक का अनाउंस होगा, और लालू कह दें कि राहुल जी जल्दी शादी कीजिए, प्रधानमंत्री बिना शादी वाला अच्छा नहीं लगता है। कितनी दूर की बात बोल दिया। अब इनको तो संत वही कर दिया, और बदला लेने के फेर में इनसे बोलवाता है, और इनको कोई उपाय नहीं है जी। दिक्कत है ना, नाउ ही कैन नॉट कम बैक। तो अब कम बैक का एक ही चांस, यदि ये बात करके भितरिया
और राष्ट्रपति शासन रिकमेंड करें और उसके बाद इनको कहीं राज्यपाल, अभी बहुत सा राज्यपाल का पद खाली हो रहा है, कोई बढ़िया जगह पर चल जाए, आनंद से रहें, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। नहीं तो आपको लगता है कि ये ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि वो इतने फिट हैं, कुछ जो जेडीयू के ही लोग हैं कह रहे हैं कि अब वो आरक्षण की सीमा बढ़ाने के बाद पूरे देश की यात्रा करने वाले हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर के बताने वाले हैं कि बिहार को कैसे हमने मॉडल स्टेट के रूप में बनाया, कैसे जातीय सर्वे कराया, संख्या के हिसाब से रिजर्वेशन बढ़ा दिया, और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की योजना बना रहे हैं। कोई बीमार व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? एक बात है, वन मैन पार्टी तो ऐसा ही नहीं जी। अजय कुमार का कंपाउंड है, अजय कुमार का जितना नौकर चाकर है, हमारा जितना ड्राइवर है, अरे हमरे न गुणगान करेगा, वो जानेगा कि बॉसवा गेलई तो हमनी तो रोड पर आ जबई। तो कौन कौन बोलता है, अब नाम नहीं बोलना चाहते, जो बोलता है तो रोड पर आ जाएगा, ओकरा कोई लेगा ना कांग्रेस लेगा ना बीजेपी लेगा, ऐसी बवाल चलेगा। उसके बाद राजद उसको मारेगा, लतियावेगा, तो गरीब सब तो अपन राजा का तो हुले लेले करते ही रहेगा ना। ये सब बेकार की बात है जो मैं कह रहा हूं, इनकी पार्टी बिखरने वाली है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। और जरा सा भी यदि ठीक से कदम अब नहीं उठाए पलटू राम, तो ये बड़े बुरे फंस गए हैं। और बोलिए ना भाई, जीवन भर तो खाली पेंचे लड़ाई, माने बोलना नहीं चाहिए लेकिन फैमिली लाइफ में भी पेंच लड़ा है, सोशल लाइफ में पेंच लड़ा है, पॉलिटिकल लाइफ में पेंच लड़ा है। कितना दिन पेंच लड़ाते रहेंगे? न हिटलर रहा है, न मोदी रहा है, कोई रहेगा, ये आप जान जाइए। ऐसा नहीं है कि इनका, लेकिन अब इनको अंधेरा नजर आई करके, और लालू जो है यदि फिर से इलेक्शन करा के नई सरकार नहीं आई तो लालू यहाँ 14% प्लस 18% ले करके ही विल रन दी रूस। 18-14 32% रोड पर आ जाएगा। मेरा अंतिम सवाल आपसे यह है कि अगर इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहे, और चूंकि आप कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, डिमेंशिया के शिकार हैं, तो अगर यही स्थिति बनी रही तो कितने लंबे समय तक इसी रूप में रहेंगे, या स्थिति और बद से बदतर हो सकती है? अभी कुछ दिन पर दिखता है, कुछ ही समय, कितने समय में इसका स्थिति बहुत विकट हो सकता है, और जो कि काफी भयावह स्थिति बिहार के लिए होगी। पंकज सुन रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन रहा हूं आपको, मैं आपको सुन रहा हूं। तो अभी हमने सुना है तुम्हारा, अभी हमारे एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट मित्र ने कहा, क्योंकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितना दिन में कैसे इजादे गड़बड़ाएंगे, ये इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे एक बहुत सीनियर एडवोकेट मित्र ने, जो बहुत ही इनसे नजदीक भी रहा है, उन्होंने आज फोन किया, कहा कि हम सोच रहे हैं एगो PIL करें अजय बाबू, और कहें कि डॉक्टर अजय कुमार सिंह की जांच। हमसे क्या कराओगे भाई? 3 गो साइकाट्रिस्ट देश का वो मिल करके इनकी जांच करे और उनको उचित सलाह दे, यही करना चाहिए हम लोगों को। हमारे उनके लिए भी फायदेमंद है और हम लोगों के लिए फायदेमंद है, प्रांत के लिए उनका रहना वहां बहुत जरूरी है। नहीं रहे तो भाई सत्ता सौंप के नहीं जाए। लेट द पीपुल ऑफ बिहार डिसाइड हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बाय वोट। दैट इज व्हाट माय कंटेंशन इज। मेरा अंतिम सवाल, चूंकि ये राजनीतिक सवाल है, जिस तरह के फैसले उन्होंने अभी विधानसभा के पटल पर लिया है, आरक्षण की सीमा बढ़ाई है, आरक्षण संशोधन बिल पास कराया है, राजनीतिक रूप से आप देखते हैं कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में अपनी सियासी
खोई हुई जमीन वापस पालेंगे और राजनीतिक रूप से फिर से बुलंदियों पर होंगे जैसा पहले होते थे? मानसिक रूप से तो इलाज के बाद होंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से क्या वो आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको? भूल जाइए, ग्राफ नीचे जा रहा है। और ये सब जो है ना, दिया बुताने के पहले भूख भूख आता है, ये सब भूख भूखाहट है। आप क्या समझते हैं 75% चैलेंज नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ में? है अभी तो, अब तो लीगल प्रोसीजर शुरू होगा। अब वो नौटंकी कर ली, कोई चाहे तो 90% कर दे, कोई कहे चलो 95%, 5 ऐसे थोड़ी होता है। अब पास कराना ना हुले ले में करा ही नहीं, तो अब तो कोर्ट देखेगा whether he is right or wrong. So simple. बिल्कुल। तो ये डॉक्टर अजय कुमार जिन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि जिस बीमारी से वो ग्रसित हैं उनको आराम की जरूरत है और उनको सत्ता छोड़ करके जाना चाहिए और जनता को एक बार डिसाइड करना चाहिए कि बिहार की सत्ता वो किसके हाथों में सौंपेगी। यही बिहार के भविष्य के लिए बेहतर है। उन्होंने इस बात को लेकर के भी आगाह किया कि अगर ये अपना इलाज नहीं कराते हैं तो जाहिर तौर पर ये स्थिति और भी विकट होगी, क्योंकि जो स्थिति और परिस्थितियां उनके साथ लगातार पिछले दिनों देखी गई है वो नॉर्मल नहीं है। और चूंकि अजय कुमार उनको बहुत करीब से जानते रहे हैं, उनकी राजनीति को सालों से फॉलो करते रहे हैं, उनके साथ इनके डायरेक्ट संबंध भी रहे हैं, इसलिए निजी तौर पर भी ये उनको जानते हैं। तो जाहिर तौर पर इनके द्वारा कहे हुए ये वक्तव्य एक मुख्यमंत्री को लेकर के बहुत बड़े और महत्वपूर्ण वक्तव्य हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अगर वाकई बीमार है तो क्या उसको इलाज की जरूरत नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर वो वाकई बीमार हैं या नहीं है, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। इस प्रोग्राम में इतना ही। डॉक्टर अजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।